हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे साथ साइंस। साइंस में हम पढ़ेंगे कि प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा साइंस के बारे में। साइंस में कितनी ब्रांचेज होती है? 3 ब्रांचेज। कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी से। किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं? बायोलॉजी से। बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी टर्म कहां से आया, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में किस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। बायोलॉजी में प्लांट्स कैसे वर्क करती है, प्लांट्स कैसे ग्रो करती है, प्लांट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, एनिमल्स में क्या क्या चीजें होती है, कैसे ग्रो करती है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी को बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आया कहां से, किसने इसको टर्म दिया, किसने इसको कॉइन किया, इसके फादर कौन है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन अगले स्लाइड में। तो आगे देखेंगे अपन बायोलॉजी इज क्वाइंड बाई लेमार्क एंड ट्रेवेनियस इन 1802 में। बायोलॉजी जो टर्म है उसको दिया लेमार्क ने और किसने? ट्रेवेनियस ने। किसने दिया? लेमार्क ने और ट्रेवेनियस ने। किसने दिया? बायोलॉजी क्वाइंड बाई लेमार्क एंड ट्रेवेनियस। कब दिया था? 1802 में। कब दिया था? 1802 में। Biology is a branch of science which deal with the study of living organism. It is mainly include botany and geology. इन्होंने बोला कि बायोलॉजी का 2 पार्ट्स होता है। पहला होता है बॉटनी, दूसरा होता है जियोलॉजी। बॉटनी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी क्वाइन किसने किया, ये चीजें किसने बताई? तो आपको याद रखना है लेमार्क ने और ट्रिवेनियस ने। कब बताया? 1802 में। अब इन्होंने बॉटनी और जियोलॉजी के बारे में तो बता दिया, बायोलॉजी टर्म तो दे दिया, लेकिन इसके बारे में फर्दर और डिस्क्राइब किया, इसके बारे में थॉट दिया। किसने दिया इसके बारे में थॉट? एरिस्टोटल ने। किसने दिया? एरिस्टोटल ने। इसलिए इनको एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। जैसे आप देख सकते हैं द साइंटिस्ट हु गेव दिस थॉट for the first time about the life of plants and animals was Aristotle, also known as the father of biology. इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो हमने क्या पढ़ा? बायोलॉजी किसने क्वाइन किया? बायोलॉजी क्वाइन किया लेमार्क ने एंड ट्रेवेनियस ने क्वाइन किया। कब किया? 1802 में किया। इन्होंने क्या बताया कि बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी एंड जियोलॉजी। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसके बारे में थॉट किसने दिया? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो आपको सिंपल याद रखना है लेमार्क ट्रेवेनियस 1802 क्वाइंड बाय बायोलॉजी क्वाइंड बाय लेमार्क एंड ट्रेवेनियस इन 1802। अगला याद रखना है कि द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। क्या याद रखना है? द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। आगे क्या हुआ कि अगर कोई चीजें बन रही है, मान लो सपोज दैट कि कोई बिल्डिंग बन रही है, आपके घर के आगे कोई बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग कैसे तैयार होती है? उसकी बेसिक चीजें क्या होती है? क्या होती है बेसिक चीजें? उसकी बेसिक चीजें उसकी ईंट होती है, उसकी बेसिक चीजें उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिससे मिलके वो पूरी बिल्डिंग बनती है। तो धीरे धीरे मिस्त्री क्या करता है? एक ईंट दूसरा ईंट ब्लॉक्स बनाते 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 जोड़ते जोड़ते एक बिल्डिंग बना देता है। तो आप सोचोगे कि अपने शरीर भी कैसे बना हुआ है? शरीर भी पूरा तो बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? इसमें भी छोटे 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 पार्टिकल्स हैं जो मिलके अपना शरीर बना हुआ है। अब आप बोलोगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का मतलब एटम? नहीं, एटम्स नहीं। एटम्स तो नॉन लिविंग थिंग बनाता है। नॉन लिविंग थिंग में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें क्या बना हुआ है? किस चीज बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। लेकिन जो अपना शरीर है, जो प्लांट्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से मिलके बने हुए हैं। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए बेसिक चीजें जो ईंट होती है उसकी ब्लॉक्स बनती हैं, वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स में बेसिक चीजें सेल होती है। क्या होती है? सेल। क्या होती है? सेल। सेल से मिलके अपना पूरा शरीर बना हुआ है। तो आज अपन स्टडी करेंगे सेल्स के बारे में। सॉरी।
ये पूरा चैप्टर किस पे डिपेंडेंट है? पूरा चैप्टर है डिपेंडेंट सेल पे। किस पे डिपेंडेंट है? सेल पे। आज अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल होता क्या है, सेल के अंदर क्या चीजें होती है, सेल का फंक्शन क्या होता है, सेल बनता कैसे है, ये सारी चीजें अगले स्लाइड में डिस्कवर कर देखते हैं अपन। देखिए अगला स्लाइड आपका है सेल का। अब सेल, सेल होता क्या है? सेल होता है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑफ आवर लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑफ आवर लाइफ, सबसे छोटी जो चीज होती है अपने शरीर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में सबसे छोटी, जिसको सेल को माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, उसको बोलते हैं सेल। सेल को आप सिंपली बोल सकते हो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ। क्या बोल सकते हैं? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ। या आगे बोल सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो एक बिल्डिंग बन रही है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलके एक पूरी बिल्डिंग तैयार हो रही है, ऐसे ही सेल है, छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटी चीजों से मिलके अपना पूरा शरीर तैयार हुआ है, उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं उसको? सेल। सेल का डिफिनेशन क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्या याद रखना है आपको? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। आगे क्या याद रखना है? सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ। क्या बोला जाता है? सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ। क्या बोला जाता है? सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ। अब जैसे अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उस बुक को, उसको सब्जेक्ट को बायोलॉजी बोला जाता है। ऐसे ही सेल है, सेल में सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? सेल की स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। क्या याद रखना है? सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, आया समझ में? सेल क्या होता है? सेल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, अगला है सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। आगे देखेंगे सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल थ्योरी क्या है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स क्या है, सेल के बाहर उसके मेम्ब्रेन्स क्या है, आगे अपन पढ़ेंगे। आगे देखेंगे अपन अगले स्लाइड में देखेंगे सेल डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो सेल मैं बता दूं, एक चाचा थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। एक दिन वो एक पार्क में बैठे हुए थे। किसमें बैठे हुए थे? पार्क में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक पार्क में एक बड़ा सा पेड़ है। क्या है? एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ पे पेड़ के छाले लगे हुए हैं। उनके दिमाग में कुछ आया होगा, उन्होंने क्या किया, उस छाले को लिया और कहां लेके गए? पेड़ के छाले को लिया और कहां लेके गए? अपने लैब में लेके गए। उन्होंने उस छाले पे माइक्रोस्कोप लगा के और देखा, माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो उनको क्या दिखा? इनको दिखा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छाते देखे ना आपने? उसमें कैसे होते? पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होते कि नहीं होते? छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे पोर्स। ये क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा उनको, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने उसको टर्म दिया, क्या दिया? सेल दिया। लेकिन उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? डेड सेल की। अब कब की? 1665 में। वो पार्क में कब बैठे हुए थे? 1665 में। मैंने क्या बताया? रॉबर्ट हुक चाचा ने पेड़ के छाले को लिया, जिसको कॉर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्क बोला जाता है। उसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो उनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। कब दिखा? 1665 में। तो उन्होंने उसको क्या टर्म दिया? सेल का टर्म दिया। और उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की? डेड सेल की। किसकी डिस्कवरी की? डेड सेल की। तो अपन को सिंपल याद रखना है, अपन को कुछ ही नहीं याद रखना, कुछ भी नहीं याद रखना, बस याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। कौन से सेल की डिस्कवरी की थी? डेड सेल की। कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवरी की? सेल की डिस्कवरी की। कब की? 1665 में। आगे फर्दर आप बोलोगे कि सर उन्होंने तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन अपना शरीर तो लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ है, जीवित कोशिका से मिलकर बना हुआ है। उन्होंने तो डेड सेल की डिस्कवरी कर दी, लेकिन अपना शरीर तो जीवित कोशिका से मिलकर बना हुआ है, जीवित सेल से मिलकर बना हुआ है। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की?
दूसरे चाचा है, इनके दूसरे भाई, रॉबर्ट हुक के दूसरे भाई आए, दूसरे भाई का क्या नाम था? एंटोन वॉन लियोन हुक। क्या नाम था? एंटोन वॉन लियोन हुक। इन्होंने पॉन्ड वाटर में, तालाब में, नदी में, मतलब तालाब में डिस्कवरी की लिविंग सेल की। किसकी डिस्कवरी की? लिविंग सेल की। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? डेड सेल की। एंटोन वॉन लियोन हुक ने किसकी डिस्कवरी की? लिविंग सेल की। कब की? इन्होंने 1664 में। कब की? 1664 में। इसमें अपन को क्या याद रखना है कि एंटोन वॉन लियोन हुक चाचा ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। कब की? 1665 में। कब की? 1665 में की। आगे देखेंगे अपन, सेल तो देख लिया अपन ने, सेल सेल देखा ना, सेल की डिस्कवरी किसने की। लेकिन अपन आगे देखेंगे कि सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल को हेल्प करती है प्रोसेस करने में। ठीक है, क्या हेल्प करती है? प्रोसेस करने में। छोटा सा ही सेल है, छोटा सा ही सेल, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, नेकेड आई से सेल को नहीं देखा जा सकता। लेकिन सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अपन आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीजें होती हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऐसे ही एक ऑर्गेनेलीज होता है सेल के अंदर, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। आगे की क्लासेस में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में कि न्यूक्लियस होता क्या है। अभी मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? अभी आपको याद रखना है कि जो ब्रेन ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस, उसकी डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट भूरे ने, ब्राउन मतलब भूरा, तो रॉबर्ट भूरे ने डिस्कवरी किसकी? किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। कब की इन्होंने? 1883 में। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है? सेल डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। किस चीज में की? कॉर्क में की। किस चीज की? डेड सेल की डिस्कवरी की। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटोन वॉन लियोन हुक ने की। कब की? 1664 में। जो ब्रेन ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस, उसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की? 1883 में। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे कि सेल होता क्या है, सेल की थ्योरी किसने दी, सेल होता क्या है और सेल की थ्योरी किसने दी। तो ये पूरी रामायण आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत बड़ा है, ये कुछ ही नहीं है। मैं आपको समझाता हूं सिंपल सा पढ़ना क्या है। इसमें तीन भाई थे। अब तीन भाई, तीनों तबाही, तीन भाई तीनों तबाही, तीन भाई होते हैं वो तबाही करते हैं तीन भाई। एक क्लास चल रही थी बड़ी सी, एक क्लास में 50 बच्चे, 50 बच्चे थे। दो जो भाई थे वो फर्स्ट बेंच पे बैठते थे, दो भाई टॉपर थे, एक जो भाई था वो डफर था, बैक बेंचर था, पीछे बैठता था। तो टीचर ने उठाया और पूछा दो भाइयों से, उनका नाम था स्वीडन एंड स्वान। क्या नाम था? स्वीडन एंड स्वान नाम था। स्वीडन एंड स्वान से टीचर ने पूछा कि स्वीडन एंड स्वान बताओ सेल थ्योरी क्या होती है। तो इन्होंने बोला कि सर सेल थ्योरी होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, या जो चीजें हमारे आसपास में दिख रही हैं, जो प्लांट दिख रहा है, जो एनिमल्स दिख रहा है, जो सारी चीजें दिख रही हैं, वो किससे मिलके बनी हुई है? किससे मिलके बनी हुई है? सेल से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी है? सेल से। किसने बोला? स्वीडन एंड स्वान ने। स्वीडन ने कब बोला? 1883 38 में, 1838 में, 1839 में स्वान ने बोला। इन दोनों ने क्या बोला? इन दोनों ने एक ही बात बोला कि जो सेल होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ होता है, या जो आसपास की चीजें हमें दिख रही हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी सेल्स होते हैं, वो सेल्स से मिलके बने हुए हैं। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्होंने बोला कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारी चीजें किससे मिलके बनी हुई है? सेल से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी हुई है? सारी चीजें सेल से मिलके बनी हुई है। आगे सर ने बैक बेंचर को उठाया। बैक बेंचर कौन था? वर्चब। उनका नाम था रुडोल्फ वर्चब। इनका तीसरा भाई, तीनों तो भाई, तीसरा भाई कौन था? रुडोल्फ वर्चब था। क्या बोला जाता है उनको नाम? रुडोल्फ वर्चब। टीचर ने उससे पूछा, हाँ भाई तुम बताओ सेल थ्योरी के बारे में। तो बैक बेंचर ऐसे ही होता है, बोल देता हाँ सर यही यही सही बोल रहे, यही सही बोल रहे, यही सही बोल रहे। तो इसने भी ऐसे ही बोला, रुडोल्फ वर्चब ने बोला कि स्वीडन और स्वान ने जो चीजें बोली वो तो सही है, लेकिन मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूं। क्या ऐड करता हूं? कि जो सेल होती है ना,
वो नई नहीं बनती, न्यू सेल नहीं डिस्कवर होती, जो पुरानी सेल होती है उसी से डिवाइड होकर नई सेल बनती है। इन्होंने बोला कि द न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पुरानी सेल है उसी से डिवाइड होकर क्या बनता है, नया सेल बनता है। इन्होंने कब बोला था, 1855 में। कब बोला था, 1855 में। अब सेल थ्योरी समझ में आ गई आपको। पहले स्वीडन ने 1838 में, फिर स्वान ने 1839 में। दोनों ने क्या बोला कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ, या जो सारी चीजें अपने आसपास दिख रही हैं, जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेल है और वो सेल से मिलकर बनी हुई है। तीसरा रुडोल्फ वर्चब आए 1885 में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई जो ये बोल रहे हैं स्वीडन और स्वान, ये तो बात सही है, लेकिन मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं कि जो सेल बना हुआ है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर, जो नया सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनता है, कोई नया और सेल नहीं बन पाता। पुराने सेल से डिवाइड होता है माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू, जो आगे पढ़ेंगे, और क्या बन जाता है, नया सेल बन जाता है। आगे देखेंगे अपन ने सेल थ्योरी पढ़ ली, अब आगे देखेंगे सेल होता क्या है, सेल की ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, और सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले स्लाइड में क्या है, अगले स्लाइड में ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म क्या होती है, ऑर्गेनिज्म होती है टू टाइप्स की। कितने टाइप्स की, टू टाइप्स की। एक होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप सोचोगे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होती है। ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ गए आप, ऑर्गेनिज्म का मतलब जो लिविंग थिंग्स है उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो लिविंग थिंग्स है उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है आप सोचोगे, तो मैं बता दूं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, वो सिंगल होता है, आप लोग की तरह बिल्कुल। जैसे आप अपनी जिंदगी में सिंगल हो, वैसे भी ये भी सिंगल है भाई, मेरे भाई ये भी सिंगल है, यूनिसेलुलर भी सिंगल है। ये बोलता है कि मुझे अकेले ही रहना पसंद है, मैं अकेले ही रहूंगा, मैं अकेले ही रहूंगा, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। ये सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, इट कंपोज्ड बाय सिंगल सेल। क्या किससे मिलके बना होता है, सिंगल सेल से। इसका एग्जांपल होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आप देख सकते हो, नेकेड आई से नहीं देख सकते ना, उसको भी माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा है, सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है बैक्टीरिया, जिसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। अमीबा को देख सकते हो आप, नेकेड आई से नहीं देख सकते ना, ये भी सिंगल सेल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, सिंगल सेल से मिलके बना होता है। इसको क्या बोलते हैं, अमीबा। ये एग्जांपल एक है अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो बैक्टीरिया दूसरा एग्जांपल है, ईस्ट है एग्जांपल, तीन एग्जांपल है। ठीक है, क्या एग्जांपल है, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, यीस्ट हो गया। ये किस चीज के एग्जांपल है, यूनिसेलुलर के। किसके एग्जांपल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं। किससे मिलके बने हुए हैं, सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम, इंसान, प्लांट्स, एनिमल्स, जो किससे मिलके बने हुए हैं, किससे मिलके बने हुए हैं, वो बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल। सोचो आप कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, समझ रहे हो। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। किससे, बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है, और मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। अब आपको समझ में ऑर्गेनिज्म होते क्या है, एक तो यूनिसेलुलर, दो टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। सिंगल सेल और मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल। अब यूनिसेलुलर के एग्जांपल मैंने अमीबा दे दिया, जो सिंगल सेल से मिलकर बना, बैक्टीरिया दे दिया, जिस्ट दे दिया। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हैं वो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप सोचोगे कि यार छोटे छोटे सेल से मिलके अपना शरीर बना कैसे है, कैसे प्रोसेस हुआ, क्या चीजें बनी। तो मैं बताऊं आपको कि एक से एक छोटा सा सेल था। क्या था, एक छोटा सा सेल था। ये सेल क्या हुआ, 3 4 सेल, 5 सेल, 10 सेल, 50 सेल, 100 सेल से ऐड हुआ। क्या हुआ, ऐड हुआ। ऐड होके इसने टिश्यू बनाया। क्या बनाया इसने, टिश्यू बनाया। ये सेल 50 सेल में ऐड हुआ, और 50 सेल ऐड होके क्या बनाया, टिश्यू बनाया। क्या बनाया, टिश्यू बनाया। ये टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाए, ये टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाए। अब आप सोचोगे ऑर्गन्स क्या होते हैं,
ऑर्गन्स जो अपनी, आप सोचते हो किडनी बेच के आईफोन ले आए, वो किडनी आपकी ऑर्गन्स, वो लंग्स आपका ऑर्गन्स, वो हार्ट आपका ऑर्गन्स, ये सारी चीजें क्या होती है, ऑर्गन्स ही तो होती हैं। ये बनी किससे है, सेल से ही बनी है। सोचो, छोटी सी सेल से मिलके ऑर्गन्स बने हुए हैं, तो कितने सेल्स मिलके ऑर्गन्स, कितने सेल होंगे जिससे जो ऑर्गन्स बना रहे होंगे। तो देखो, सेल कंबाइन हुआ, टिश्यू बनाया, टिश्यू कंबाइन हुआ, ऑर्गन्स बनाया, ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स, किडनी, गुर्दा, लीवर, सारी चीजें एक साथ मिली और ऑर्गन सिस्टम बनाया। इस ऑर्गन सिस्टम में इंसान बना दिया। सिंपल सी बात है। कैसे बना, सेल ने टिश्यू बनाया, किसी ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम ने इंसान बना दिया। आगे समझ में आपको। ये एग्जांपल किसका है, मल्टी सेलुलर का। किसका है, मल्टी सेलुलर का। मल्टी सेलुलर के एग्जांपल क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। सिंपल सी। आगे पढ़ेंगे अपन, आगे क्या पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। आगे पढ़ेंगे, ये नहीं, हाँ, सेल मेम्ब्रेन। अब अपन ने सेल की थ्योरी तो पढ़ ली ना, सेल की थ्योरी। सेल डिस्कवर किसने किया ये भी पढ़ ली। शुरू शुरू में आपने बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ लिया, बायोलॉजी किसने दिया था, बायोलॉजी के बारे में भी पढ़ लिया, सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। अब ये आप सोचोगे ये सेल होता क्या है, ये सेल बना किस चीज से है, ये सेल मतलब इसके इसकी चीजें बताओ, अंदर की चीजें बताओ सर। तो अंदर की चीजें और बाहर की चीजें सारी बताऊंगा, अंदर की चीजें और बाहर की चीजें सारी बताऊंगा। पहला सेल का कंपोनेंट्स है, पहली चीज से मिलकर बना हुआ, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप सोचोगे सेल मेम्ब्रेन सर क्या होता है, तो मैं बताऊंगा आपको सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सपोज डेट ये एक फैक्ट्री है। क्या है, एक फैक्ट्री है। क्या है, एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री सही नहीं बनी, अब देखना फैक्ट्री बनी। ये एक फैक्ट्री है, इसमें छोटे 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 वर्कर्स काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक फैक्ट्री में कौन काम कर रहा है, छोटे छोटे वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि किसी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये चारों साइड क्या लगे हुए हैं, बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, बॉडीगार्ड। ये जब किसी को एंट्री देते हैं तो उनका आई कार्ड चेक करते हैं। आपने देखा होगा किसी फैक्ट्री में भी कोई वर्कर काम करने जा रहा है तो पहले उसका आई कार्ड चेक होगा, फिर अंदर एंट्री होती है, फिर अंदर से कोई बाहर आएगा तो उसका आई कार्ड चेक होगा, फिर बाहर जाने देंगे। तो ये क्या था, ये फैक्ट्री की बाउंड्री थी। क्या थी ये, फैक्ट्री की बाउंड्री। और फैक्ट्री की बाउंड्री पे क्या लगे हुए हैं, बॉडीगार्ड्स लगे हुए हैं। बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पूरी फैक्ट्री को। क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी फैक्ट्री को, कि अनजान आदमी अंदर से बाहर से अंदर ना आ जाए, या अंदर से कोई बाहर न चला जाए। कोई भी अंदर से बाहर जाता है तो ये पूछते हैं, हाँ भाई किस लिए जा रहा है तू, किस लिए जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है, अपनी आई कार्ड दिखा, काम बता, फिर बाहर जा। कोई बाहर से आता है तो उसको भी पूछते हैं भाई क्यों जा रहा है, और जाने ही नहीं देते। बॉडीगार्ड्स हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ऐसे ही सेल में होता है। ये जो आउटर लेयर है ना, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसे काम करता है, बॉडीगार्ड्स की तरह काम करता है। ये बाहर से कोई चीजें अंदर नहीं जाने देता और अंदर से कोई चीजें बाहर नहीं जाने देता। ये छोटे छोटे जो बनाए ना मैंने, ये सेल ऑर्गेनेलिज हैं। इसके आगे पढ़ेंगे फर्दर अपन सेल ऑर्गेनिज होते क्या है, सेल ऑर्गेनिज में और फर्दर आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होती है। जैसे न्यूक्लियस के बारे में बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने उसको डिस्कवर किया था। कब किया था, 1883 में किया था कि नहीं किया था, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। इसके अंदर ही सारी चीजें होती हैं। इसकी बाहरी जो बाउंड्री है, सेल की बाहरी बाउंड्री, इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेमी परमिएबल होते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होते हैं, ये फिक्स चीजों को अंदर आने देते हैं, फिक्स चीजों को बाहर जाने देते हैं, फालतू लोगों को अंदर नहीं आने देते, फालतू लोगों को बाहर नहीं जाते। तो सिंपल आप बोल सकते हो कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को शेप एंड साइज देता है। अगला है शेप को, सेल को शेप एंड साइज देना, सेल को पूरा प्रोटेक्ट करना। सेल को प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन से कर रहा है, ठीक है। सेलेक्टिव चीजों को अंदर जाने दे रहा है, सेलेक्टिव चीजों को बाहर जाने दे रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बॉडीगार्ड्स होता है, किसका, सेल का होता है। आप क्या याद रखोगे, सेल मेम्ब्रेन इज द बॉडीगार्ड ऑफ द सेल।
किसका होता है सेल मेम्ब्रेन बॉडीगार्ड? सेल का, ठीक है। और ये क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल होता है। कैसे? सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल भी बोल सकते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब है कि फिक्स चीजों को अंदर जाने देना, फिक्स चीजों को बाहर जाने देना, फालतू लोगों को नहीं जाने देना। सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव लोगों को ही आने देता है अंदर, बाकी किसी को अंदर बाहर नहीं होने देता। आगे समझ में। दूसरा इसका वर्क है, सेल को शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है। क्या करता है? शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है। वो आया समझ में? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे फर्दर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, उससे पहले ऑर्गेनेल्स से पहले पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है अब सर? साइटोप्लाज्म अपने आउटरी बाउंड्री पढ़ ली ना, आउटर बाउंड्री। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब अंदर की चीजें पढ़ेंगे। छोटा सा सेल, छोटे से सेल के अंदर भी चीजें हैं। देखो आप क्या क्या चीजें हैं दुनिया में, कैसी कैसी चीजें हैं। अब सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है। क्या है? सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स कैसे हैं सर? आप पूछोगे कैसे है सर? सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं। एक तो है साइटोप्लाज्म। पहला है क्या? साइटोप्लाज्म। अब सोचोगे सर साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है जो ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, जिसको बॉडी गार्ड्स भी बोला जाता है। इसके अंदर होता है फ्लूइड लाइक सबस्टांस। ये जेली लाइक सबस्टांस, ये जेली लाइक सबस्टांस। ये तो ऑर्गेनेल्स है सेल की, ये ऑर्गेनेल्स है ये, ठीक है। इसको न्यूक्लियस बोल सकते हैं अपन। ये सारी ऑर्गेनेल्स है सेल की ये। लेकिन जो ये फ्लूइड लाइक सबस्टांस दिख रहा है आपको, पानी की तरह फ्लूइड लाइक सबस्टांस दिख रहा है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को सिंपल क्या बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सबस्टांस विच फाउंड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो पाए जाती हैं जेली लाइक सबस्टांस, फ्लूइड लाइक सबस्टांस, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये मेनली वाटर एंड सॉल्ट से मिलकर बनी हुई है। वाटर साल्ट ऑन अदर मॉलिक्यूल्स। किसका? वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किससे किससे? वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किससे किससे मिलकर बनी हुई है? वाटर साल्ट एंड वेरियस अदर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो साइटोप्लाज्म में अपन सिंपल क्या याद रखेंगे? इट इज अ जेली लाइक सबस्टांस, इट इज फाउंड इनसाइड द सेल। क्या मिलता है इनसाइड द सेल? जिसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। ये सारे ऑर्गेनेल्स जो है ना, ये फ्लूइड लाइक सबस्टांस के अंदर तैरते रहते हैं। उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म टर्म आया है उससे किससे आया है? साइटोसोल से आया है। किससे आया है? साइटोसोल से आया है। किससे आया है? साइटोसोल से। तो अपन साइटोप्लाज्म में क्या याद रखेंगे? इट इज अ जेली लाइक सबस्टांस विच फाउंड इनसाइड द सेल। ठीक है, इसमें सारी ऑर्गेनेल्स तैरती रहती हैं। अगला वाटर सॉल्ट एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। आगे फर्दर देखेंगे कि इसके कौन से पार्ट्स हैं, ये ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे का स्लाइड देखते हैं आगे क्या है। आगे है बच्चों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। क्या हुआ कि सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अपन ने शुरू में अभी सेल स्टार्टिंग करने जब स्टार्टिंग किया है तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ऐसे ही जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होती हैं उसके बाहर भी एक लेयर होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। जैसे अपन ने सेल पढ़ लिया, जैसे ये पूरा सेल है अपना, सपोज डेट दिस इज द सेल, दिस इज आवर सेल। इसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं। क्या है इसके अंदर? ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। इस सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे अपना साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड लाइक सबस्टेंस, जिसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स क्या कर रही है? तैर रही है। क्या कर रही है? ऑर्गेनेल्स तैर रही है। ठीक है, इस ऑर्गेनेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं है? ये क्या कर रहा है?
ये सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं उस सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इनको कौन, ऑर्गेनेज को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ऑर्गेनेज के अंदर की चीजों को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ऑर्गेनेज के अंदर की चीजों को ये बाहर का मेम्ब्रेन इनका प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? बाहर का मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? बाहर का मेम्ब्रेन। यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया तो अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। सेल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कोई ऑर्गेनिज्म में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होते पहली बात तो, और दूसरा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर नो न्यूक्लियस, क्या? नो न्यूक्लियस, किसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो अपन क्या याद रखेंगे? प्रोकैरियोटिक के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उसके बाहर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। उसके अंदर की जो चीजें होती है वो ऐसे ही फ्लूइड में साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। क्या करती है? तैरती रहती है। जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, इसमें जो जितनी भी ऑर्गेनेज है देखो साइड साइटोप्लाज्म में तैर रही है इधर से उधर, कोई उनका फिक्स ठिकाना नहीं है। अभी बताया ना मैंने, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिज्म में उसमें भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। दूसरी बात, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इसके जो ऑर्गेनिज्म वैसे तैरती रहती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ऐसे तैरती रहती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल, इसके अंदर सारी चीजें होती है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज है, ऑर्गेनेलीज के अंदर भी जो चीजें उनको प्रोटेक्ट करता है, साइड साइड मेम्ब्रेन होता है। हर ऑर्गेनेलीज में साइड साइड में मेम्ब्रेन होता है जो अंदर की चीजें भी प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोकैरियोटिक एग्जांपल मैं दे दूं, प्रोकैरियोटिक एग्जांपल होता है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म। जो बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्म होती है वो प्रोकैरियोटिक में आती है। उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता पहली बात। दूसरा, कोई ऑर्गेनेलीज का जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं उसके अंदर उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। आ रहा समझ में? जो ऑर्गेनेलीज अंदर होते हैं उनके में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। दूसरी बात, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक में सारी चीजें, सेल की सारी चीजें फॉलो करता है ये। सेल मेम्ब्रेन भी होता है, उसके ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन भी होता है, सारी चीजें प्रोटेक्ट करके एक साथ चलता है। तो प्रोकैरियोटिक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। क्या बोल सकते हैं इसको? बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्म, इसको प्रोकैरियोटिक एग्जांपल है। जो यूकैरियोटिक एग्जांपल है वो अपन हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। आगे समझ में? यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़े। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं बता दूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक जो होता है उसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा, ऑर्गेनेलिज के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। साइटोप्लाज्म में ऐसे ऐसे तैरती रहती है। ऐसा एग्जांपल है बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म, ठीक है। आगे समझ में? इवन फंजाई भी यूकैरियोटिक है, उसमें प्रोकैरियोटिक में मत गिनना। फंगस भी यूकैरियोटिक होता है क्योंकि फंगस में न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होती है। अब यूकैरियोटिक एग्जांपल दे दे, यूकैरियोटिक एग्जांपल अपन जैसे इंसान है, अपना सेल है जो, उसमें सारी चीजें एक साथ होती है, फॉलो होती है, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप बोलोगे सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? ये क्या आ गया? ये क्या नई बला आ गई? तो मैं बताऊं आपको, कोई बला नहीं है ये, कोई बला नहीं है ये अपना सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अपना साइटोप्लाज्म जिसमें सेल ऑर्गेनीज तैर रही है। इस सेल ऑर्गेनेलीज में ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस से सटा हुआ ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ क्या होता है? ये छोटे छोटे वाले नहीं, ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है यहाँ पे। आगे शायद इसका फिगर होगा, आपको बताऊं आगे। हाँ, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां बताता हूं मैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस है और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है आप पूछोगे? ये सेल के अंदर ही है, याद रखना आप, सेल के अंदर की चीजें पढ़ रहे हैं अपन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर होती है, सेल के अंदर होती है, ठीक है।
सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो ब्रेन ऑफ द सेल हो जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है। अपने स्लाइड पे वापस आ जाते हैं, आपने समझ लिया ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है अपना। तो वापस आते हैं अपने स्लाइड पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स की होती है, एक को बोल सकते हो अपन आर ई आर, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है एस ई आर, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप सोचोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर मुझे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही समझ में नहीं आ रहा था, आपने दो पार्ट्स बता दिए। मैं बताता हूं बेटा क्या होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करती है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? प्रोटीन बनाने में। किसके साथ? राइजोसोम्स के साथ। आगे पढ़ेंगे पर राइजोसोम्स क्या होता है। राइजोसोम्स होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है राइजोसोम्स। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे तो बनता है क्या? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। किसके साथ? राइजोसोम्स के साथ। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें बनता है फैट एंड लिपिड। क्या बनता है? फैट एंड लिपिड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ राइजोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बना? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना फैट एंड लिपिड्स विदाउट राइजोसोम। ठीक है, अब ये दोनों बन गए। ये दोनों क्या करेंगे? प्रोटीन, फैट एंड लिपिड्स क्या करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करेगा? न्यूक्लियस को देगा। क्या करेगा? न्यूक्लियस को देगा। और अदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको प्रोवाइड करेगा। क्या करने? प्रोटीन बनाने। प्रोटीन मतलब उनको किसी चीज की जरूरत होगी, जैसे प्रोटीन्स की जरूरत पड़ी, फैट की जरूरत पड़ी, लिपिड की जरूरत पड़ी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? इनको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, फैट प्रोवाइड करेगा, लिपिड प्रोवाइड करेगा कि ये क्या कर सके? अपने फंक्शन प्रॉपर कर सके। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हुआ? पहला काम पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आर ई आर, एस ई आर। आर ई आर ने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। एस ई आर ने क्या बनाया? लिपिड एंड फैट बनाया। ठीक है, विदाउट राइजोसोम्स, विद द हेल्प ऑफ राइजोसोम्स। आ गया समझ में? दोनों का समझ में आया? दोनों ने बना दिया अपना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? सारी चीजों को, जिसको जिस चीज की जरूरत होगी, जैसे न्यूक्लियस को जरूरत है, न्यूक्लियस से अटैच रहता है, ये दिखाया था आपको, न्यूक्लियस से अटैच रहता है, न्यूक्लियस को प्रोवाइड करेगा। या कोई चीजें फालतू होंगी, वेस्ट होंगी, तो उनको बाहर भेजने का भी काम करता है। सेल से इन भी करता है, सेल से आउट भी करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखना, दिस ऑर्गेनेलीज हेल्प टू प्रोसेस द मॉलिक्यूल्स क्रिएट बाय द सेल। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम also transport these molecules to their specific destination, either inside or outside the cell। इनसाइड और आउटसाइड द सेल, इन दोनों ने जो चीज बनाया, अंदर जिसको जिसको जरूरत है उसको देगा, या जरूरत नहीं है तो इसको बाहर भेजने का भी काम करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया। अब फर्दर आगे बढ़ेंगे। दूसरी ऑर्गेनेलिज कौन सी होती है? दूसरी ऑर्गेनेलिज होती है गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स भी सेम टू सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा ही होता है। फंक्शन अलग होता है लेकिन दिखता उसके जैसे ही है। किसके जैसा दिखता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे। ये न्यूक्लियस था अपना, ये न्यूक्लियस था अपना। ये क्या था? न्यूक्लियस था अपना। न्यूक्लियस के बाहर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। देखो इसका शेप और इसका शेप सेम टू सेम दिख रहा है ना? ऐसे ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे घूम के एक जैसे ही बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना है? ये भी जो गोल्जी ऑपरेटर्स होती है, ये जो गोल्जी ऑपरेटर्स है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है। ये तो हो गया अपना न्यूक्लियस, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस अटैच है। जो गोल्जी ऑपरेटर्स है, ये भी अटैच होती है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब सोचोगे सर गोल्जी ऑपरेटर करती क्या है? मैं बताऊं आपको गोल्जी ऑपरेटर करती क्या है। गोल्जी ऑपरेटर क्या करती है? गोल्जी ऑपरेटर करती है पोस्ट ऑफिस का काम। किसका काम? पोस्ट ऑफिस का काम। कैसे पोस्ट ऑफिस का काम करती है गोल्जी ऑपरेटर्स? जैसे कि पोस्ट ऑफिस में कोई चीज आई तो उसको क्या करेंगे? पोस्ट ऑफिस के लोग उसको पैक करेंगे, पैक करके अपने डेस्टिनेशन पे भेजेंगे जहां उनको भेजना होगा। ऐसे ही काम होता है गोल्जी ऑपरेटर का सेल में।
ये क्या करती है, प्रोटीन्स को, मिनरल्स को पैक करती है। क्या करती है, प्रोटीन्स को, मिनरल्स को पैक करती है और किस में एंटर कराती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहां देती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देती है। तो सिंपल गोल्जी ऑपरेटर्स आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा कि द पैकेजिंग ऑफ मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, मिनरल्स और प्रोटीन्स का पैकेजिंग कौन करता है, तो क्या आप लगाओगे, गोल्जी ऑपरेटर्स। आपको यही याद रखना है कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स है वो पैकेजिंग ऑफ मिनरल्स एंड प्रोटीन, मिनरल्स को और प्रोटीन्स को क्या करता है, पैक करता है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। और कहां भेजता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्दर आपको पता ही वो क्या करती है, न्यूक्लियस में बैठती है या बाहर भेज देती है, जिसको जरूरत है उसको देती है, नहीं तो बाहर भेज देती है। तो गोल्जी ऑपरेटर का काम क्या है, गोल्जी ऑपरेटर का काम है, गोल्जी ऑपरेटर, द गोल्जी ऑपरेटर्स ऑफ द पैकेज द मॉलिक्यूल्स, मैंने बताया था ना, पैकेज द मॉलिक्यूल्स प्रोसीड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोसीड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसको दे रही है ये पैकेज, पैक करके, मिनरल्स को, प्रोटीन को पैक करके किसको दे रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे रही है, टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट द सेल। आया समझ में, आया बच्चों। आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होता है, फैक्ट्री थी अपनी, जिसको बोला गया सेल। क्या बोला गया, सेल, ठीक है। उसके आउटर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन बोला हमने, उसके अंदर जो थी ऑर्गेनेलीज बोला हमने, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। अगर जितनी भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज है, वो अपना काम करना बंद कर दे, जितनी भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज है वो अपना काम करना बंद कर दे, तो उनको सबक सिखाने के लिए आता है लाइजोसोम्स। कौन आता है, लाइजोसोम। उनको सबक सिखाने के लिए कौन आता है, लाइजोसोम सबक सिखाने आएगा। सबक कैसे सिखाएगा लाइजोसोम, बोलेगा कि हाँ भाई कैसे बदमाश बनने फिर रहे हो तुम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पूछेगा। अगर वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा, वो इधर उधर घूम रहा है सेल में, वो वर्क प्रॉपर कर ही नहीं रहा, तो उनसे पूछेगा जाके, हाँ भाई क्या हाल है आपके, कैसे हो, अपना काम प्रॉपर क्यों नहीं कर रहे आप। वो उसको जवाब देगा, नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरी मर्जी भाई, नहीं करूंगा, क्या कर लेगा। गोल्जी ऑपरेटर से पूछा, गोल्जी ऑपरेटर ने सेम जवाब दिया, नहीं करूंगा भाई, क्या कर लेगा, तेरे से क्या मतलब है, मैं कुछ भी करूं। लाइजोसोम्स बोलेगा, भाई मेरे से पंगा मत लो, मैं हूं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, पूरे सेल को तहस नहस कर दूंगा अगर काम नहीं करोगे आप लोग तो। जैसे इन्होंने काम करना बंद किया, लाइजोसोम्स क्या होता है, उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं। क्या होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वो फटता है, ब्रस्ट होता है, सेल को तहस नहस कर देता है। लाइजोसोम्स क्या किया, क्या किया लाइजोसोम्स ने, ब्रस्ट हुआ, सेल को तहस नहस कर दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके पूछा, हाँ भाई क्यों अकड़ में घूम रहा है, अपना काम क्यों नहीं कर रहा। उसने जवाब दिया, नहीं करूंगा। इसने बोला, ठीक है भाई, दुश्मनी महंगी पड़ेगी तेरे से, दुश्मनी महंगी पड़ेगी, मैं फटूंगा, सबको लेके मरूंगा, मैं फटूंगा तो सबको लेके मरूंगा। गोल्जी ऑपरेटर से पूछा, गोल्जी ऑपरेटर ने ऐसा जवाब दिया, भाई नहीं करूंगा, क्या कर लेगा। ठीक है भाई, दुश्मनी कर ली ना तुमने लाइजोसोम से, कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइड कर लेता है खुद, अपने तो मरते ही मरते हैं, पूरे सेल को ब्लास्ट कर देता है, ये ब्रस्ट कर देता है, सेल को खत्म कर देता है, सेल को। तो लाइजोसोम्स का काम क्या हुआ, लाइजोसोम्स का काम क्या हुआ, लाइजोसोम से क्या किया कि अगर कोई ऑर्गेनेलिज काम करने से मना कर दिया, उसको क्या किया, ब्लास्ट कर दिया पूरे सेल को। लाइजोसोम, these organelles are the recycling center of the cell. They digest foreign bacteria that inundated in the cell, reads and recycle in the worm of the out cell. ऐसा बोल सकते हैं, या it is also called the suicidal bag of the cell. आपको कहानी याद नहीं करनी बेटा, आपको कहानी याद नहीं करनी, आपको याद करना है कि लाइजोसोम से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वो है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइजोसोम्स करता क्या है, लाइजोसोम्स कोई सा भी ऑर्गेनेलिज मना करती है कि मैं अपना काम अच्छे से नहीं करूंगी या फंक्शन नहीं करनी की, तो वो क्या करता है, ब्लास्ट हो जाता है, ब्रस्ट कर देता है, पूरे सेल को खत्म कर देता है वो, क्योंकि उसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल।
क्या बोलेंगे लाइजोसोम्स को? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओनली याद करना है कि लाइजोसोम्स इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, या डाइजेशन ऑफ द सेल, सेल को डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है डाइजेस्ट करके, सेल को खत्म कर देता है डाइजेस्ट करके, या उसको ब्रस्ट कर देता है, ठीक है, डाइजेस्ट करता है या ब्रस्ट कर देता है। आगे समझ में, आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे। देखो लाइजोसोम्स ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये रहा लाइजोसोम्स। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से पूछेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पूछेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से पूछेगा, गोल्गी ऑपरेटर से पूछेगा। भाई अपना काम करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? बोलेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, मत करो, मेरे से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। ये क्या करेगा, धीरे 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 इनके पास जाएगा, यहां जाके चिपकेगा। ये उठा, यहां जाके चिपक गया, ये उठा लाइजोसोम्स, यहां जाके चिपक गया, सबके पास चिपकेंगे और एक साथ गैंग बना के फट ब्लास्ट हो जाएंगे, सेल खत्म। दुश्मनी लेनी महंगी पड़ी ना लाइजोसोम से, तो लाइजोसोम से दुश्मनी नहीं लेनी अपन को, अपन को आगे बढ़ना है। आगे में क्या पढ़ेंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया। अगली ऑर्गेनेलिज आती जा रही हैं, देखो आप आती जा रही हैं। अपने साइटोप्लाज्म पढ़ा पहले, पढ़ा ना, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा जो आउटर लेयर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस अगले क्लास में देखेंगे अपन, न्यूक्लियस होता क्या है। डीएनए का फॉर्मूला न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। डीएनए का फॉर्मेशन, जो अपना डीएनए है ना, जो जीन चला आ रहा है माता पिता से, वो डीएनए इसमें ही बनता है, न्यूक्लियस में, सेल के अंदर ही बनता है। सेल छोटा सा है, देखो क्या क्या चीजें बना रहा है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देख लिया, लाइसोसोम्स हमने देख लिया, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। लाइसोसोम्स आगे बताऊंगा मैं। गोल्गी ऑपरेटर्स अपन ने देख लिया, ठीक है। सारी चीजें देख ली। सेल के अंदर देखो कितनी कितनी ऑर्गेनेलिज है, सारी चीजें देख ली ना। साइटोप्लाज्म देखा अपन ने, सेल मेम्ब्रेन देखा अपन ने, न्यूक्लियस और डीएनए अगले क्लास में मैं बोल रहा हूँ देखेंगे। न्यूक्लियस और फर्दर बहुत बड़ा है ये, तो डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे अगले क्लास में न्यूक्लियस और डीएनए के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा अपन ने, लाइसोसोम्स देखा अपन ने, गोल्गी ऑपरेटर्स देखा अपन ने। अब देखेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? इसमें होती है दो पार्ट्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये एक आउटर लेयर है इसका। क्या है ये? आउटर लेयर है इसका। इसको बोला जाता है पोरस। क्या बोला जाता है? पोरस। क्या बोला जाता है? पोरस। आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? पोरस। और जो इसका अंदर का लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका अंदर का लेयर जो है इसको बोला जाता है, ये फॉर्मेशन करता है एटीपी। इनर लेयर का फॉर्मेशन करता है एटीपी। जो आउटर लेयर है वो क्या करता है? पोरस, ठीक है। आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? पोरस। आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? पोरस। और जो इनर लेयर है इसको क्या बोला जाता है? एटीपी। एटीपी क्या करता है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बनाता है एनर्जी। क्या बनाता है? एनर्जी। और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सारे सेल ऑर्गेनेलिज को, पूरे सेल को। इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। आया समझ में? जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, इसके दो पार्ट्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। माइटोकॉन्ड्रिया के दो पार्ट्स हैं, एक आउटर लेयर इनर लेयर। आउटर लेयर को बोला जाता है पोरस, इनर लेयर को बोला जाता है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी सीक्रेट करने में हेल्प करता है। एनर्जी क्या करती है? पूरे सेल को एनर्जी देती है। जैसे सेल अपना वर्क करता है, अपना काम करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तीसरा पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तीसरा पॉइंट ये है कि पूरे सेल के अंदर एक पूरे सेल है, पूरे सेल में जितनी ऑर्गेनेलिज है, एक ही ऑर्गेनेलिज ऐसी है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या है वो? न्यूक्लियस है। एक ही नहीं है, दूसरी भी है। समझना कैसे, मैं बताऊं। जो गोल्गी ऑपरेटर, इसके अंदर कोई डीएनए नहीं पाया जाता, ठीक है। ये इसके डीएनए पे डिपेंडेंट है, न्यूक्लियस के। क्योंकि सेल, पूरे सेल का जो मेन डीएनए है वो किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। आया समझ में? न्यूक्लियस इसलिए आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, क्रोमेटिन थ्रेड आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, क्रोमोसोम्स आएंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो डीएनए बनाते हैं, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी अपन पढ़ेंगे ये न्यूक्लियस
ये अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज है। न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, वो पूरे सेल का डीएनए है, लेकिन अदर ऑर्गेनेलीज के अंदर कोई सा भी डीएनए नहीं है एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए खुद लेके चलता है, बोलता है मुझे किसी की डीएनए की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना डीएनए, खुद अपना प्रोटीन भी लेके चलूंगा। तो ये अपना डीएनए और राइजोसोम दोनों साथ में लेके चलता है। क्या चलता है? डीएनए और राइजोसोम्स, दे हैव देयर ओन genetic material separate from the DNA in the nucleus and can make the copies of themselves. It is also known as powerhouse of the cell. 3 पॉइंट्स माइक्रोकॉन्ड्रियम पढ़ी। पहली पॉइंट पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला गया? क्योंकि एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बनाया, पूरे सेल को एनर्जी दिया। आया समझ में? आया कि नहीं आया? पूरे सेल को एनर्जी दिया, एटीपी एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, दूसरा काम क्या किया इसने? दूसरा काम इसके पास ये है, दूसरा फंक्शन इसका, किसके पास खुद का डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपन क्या पढ़ेंगे? इसके पास खुद का डीएनए होता है और राइजोसोम्स होता है। ठीक है, ये दूसरे के डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं अपन। आगे समझ में? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगला क्या है? अगला है राइजोसोम्स। अब राइजोसोम्स को मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूं आपको कि राइजोसोम्स का मतलब बेटा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। कुछ ही नहीं है राइजोसोम्स में, आपको सिंपल यही याद रखना है कि राइजोसोम्स बनाता है गोल्जी ऑपरेटर्स। राइजोसोम्स कौन बनाता है? गोल्जी ऑपरेटर। गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ा था ना अपन ने? ये गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा था? गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ा था। गोल्जी ऑपरेटर्स राइजोसोम्स बनाता है। क्या बनाता है गोल्जी ऑपरेटर्स? राइजोसोम्स। वो राइजोसोम्स क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइजोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इस पे कैसे आ गया? हाँ, गोल्जी ऑपरेटर क्या बनाया? गोल्जी ऑपरेटर क्या बनाता है? राइजोसोम्स बनाता है। क्या बनाता है? राइजोसोम्स। वो राइजोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइजोसोम्स का काम ही यही है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का, प्रोटीन बनाने का। सबसे ये चिपका होता है, ये छोटे छोटे जो पोर दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारे राइजोसोम्स हैं। क्या है ये? राइजोसोम्स। ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाते हैं ये। किसी को भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ना, किसी को भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है तो उसके पास जाके ये प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। इनका नाम क्या है? राइजोसोम्स। इनको बनाया किसने? गोल्जी ऑपरेटर्स में। कौन बनाया? किसने बनाया? गोल्जी ऑपरेटर्स ने। ये गोल्जी ऑपरेटर्स के पास बनते हैं और सबको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन प्रोवाइड। तो राइजोसोम्स को अपन बोल सकते हैं सीधा कि इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री। क्या है ये? प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइजोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, आगे बढ़े अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट अपना क्वेश्चन चालू हो गए। क्वेश्चंस में पहला क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? आप बताओ कौन सा है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ शुरू में मैंने बताया था कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल। क्या होती है? सेल। क्या होती है? सेल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। अपने शरीर की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है। होती है कि नहीं? जो स्वीडन एंड स्वान ने बताया था कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेलिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ द इन द सेल? एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? बताओ, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? चारों उसमें से गोल्जी ऑपरेटर्स करता है, लाइसोसोम्स करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है? एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कौन करता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। बताया था ना, माइक्रो इनर इनर जो इनर लेयर होता है उसमें एटीपी का फॉर्मेशन हो, जो एनर्जी फॉर्मेशन करता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनेलिज इज द इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व है? अभी बताया, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइजोसोम्स को बोला जाता है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन होगा? राइजोसोम्स होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनेलिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस इन द सेल? सुसाइडल बैग।
सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोला जाता था? लाइजोसोम्स को। ये क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफाइंग द हार्मफुल सब्सटेंस इन द सेल। जितनी भी हार्मफुल सब्सटेंस है सेल में, जितने लोग बोल रहे हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, हार्मफुल बन गए हैं, गुंडे बन गए अंदर, सेल के अंदर जो गुंडे बन गए हैं, बोल रहे काम नहीं करूंगा, उनको क्या बोलता है? भाई 2 मिनट लगेगा ब्रस्ट करने में, तुमको फटने में, फट के सबको ब्रस्ट कर देता है। क्या बोलते हैं उसको? लाइजोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइजोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइजोसोम्स बोलते हैं। अगला देखना, अगला क्या है? विच ऑर्गेनिज इज इन्वॉल्व इन स्टोरिंग वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट इन अ प्लांट सेल। ये प्लांट का आ गया, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको बता दो इसका आंसर है वोक्यूल्स। वोक्यूल्स ये प्लांट में सबसे बड़ा पाया जाता है, इंसानों में भी पाया जाता है, इंसान मतलब सेल में, एनिमल सेल में भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में सबसे बड़ा होता है। ये रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या क्या स्टोर करता है? वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट इन अ प्लांट सेल। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे इसको। बस याद रख लेना, वो क्यों ये सारी चीजें स्टोर करता है और रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स में। दो ही चीजें आ सकती है, दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट देखना, विच ऑर्गेनिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। शुरू में बताया था मैंने, शेप और स्ट्रक्चर कौन मेंटेन करता है सेल में? कौन मेंटेन करता है? कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। शेप एंड स्ट्रक्चर देता है किसको? सेल को। किसको देता है? सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द सेलुलर वेस्ट इंटू डेब्रिस। दोबारा लाइजोसोम्स का क्वेश्चन। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्या करता है? ब्रेकिंग डाउन द सेलुलर वेस्ट। सेलुलर वेस्ट को ब्रेकिंग डाउन करता है, ब्रस्ट कर देता है पूरे सेल को। क्या करता है? ब्रस्ट कर देता है पूरे सेल को। दोबारा लाइजोसोम्स। ठीक है, लाइजोसोम्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सब सोचो कितना इंपॉर्टेंट है लाइजोसोम्स। सुसाइडल बैग कितना इंपॉर्टेंट है, फट के सबको फोड़ दे रहा है ये। ठीक है, आगे देखना, which organelle is responsible for converting the light energy into chemical energy from the plant cell। इसका एक वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है? किस में हेल्प करता है? आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा ना, ग्रीन पिगमेंटेड पार्ट इन अ प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो क्या करता था? सनलाइट को अंदर लेता था, उसे क्या करता था? उसे कन्वर्ट करके फूड बनाता था। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस सनलाइट को लिया क्लोरोफिल, उसके अंदर स्टोमेटा एक पोर होता था, वो खुलता था, उसके अंदर लाइट गई, वो किस में कन्वर्ट हुई? केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और प्लांट्स को क्या मिले? फूड मिला। क्या मिला? फूड मिला। तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट्स जब पढ़ेंगे ना अपन, प्लांट सेल, उसमें कवर करेंगे इसको। अगला देखना क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? अभी मैंने बताया था, राइजोसोम। कौन करता है? राइजोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन करता है? राइजोसोम्स। आगे देखना, अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ राइजोसोम्स। राइजोसोम्स का प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता था? मैंने बताया था साइड में, नीचे कौन था? गोल्जी ऑपरेटर्स। कौन था? गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता था? राइजोसोम्स को बनने में हेल्प करता था। क्या करता था? राइजोसोम्स को बनने में हेल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा गोल्जी ऑपरेटर्स। क्या हो जाएगा? गोल्जी ऑपरेटर्स आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड स्टोरिंग द प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट द विद इन द सेल। पैकेजिंग और स्टोरिंग का कौन काम करता था? प्रोटीन के कौन करता था? गोल्जी ऑपरेटर। दोबारा वही आंसर, गोल्जी ऑपरेटर्स। टिक मारेंगे अपन। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस बोला गया इसको। विच ऑर्गेनेल कंटेन द एंजाइम्स नेसेसरी फॉर इंटरसेलुलर डाइजेशन। फिर वही बात, डाइजेशन की बात आ गई, सेल को ब्रस्ट करने की बात आ गई, कोई काम नहीं कर रहा ढंग से, तो लाइजोसोम्स। सिंपल सी बात है, कौन है? लाइजोसोम्स है। ठीक है, अगला देखेंगे, विच ऑर्गेनेल इज ऑफन रेफर्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। फिर दोबारा वही बात, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री को राइबोसोम्स बोला जाता है। कितने आसान आसान क्वेश्चन है, बताओ आप, कितने आसान आसान क्वेश्चन है। और आपको ये सारी क्वेश्चंस करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आप के पास जो भी बुक है उससे आप पढ़ो, अपने बड़ों से डिस्कस करो, जितने भी आपके बड़े हैं उनसे डिस्कस करो और पढ़ाई करो, रिलेट करके पढ़ो, हर चीज रिलेट करके। विच ऑर्गेनेल इज कॉमनली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको बोला जाता था बच्चों? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता था। किसको बोला जाता था? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस खत्म हुए। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा आज से, और हर लेक्चर में
मैं क्वेश्चंस भी डालूंगा, 15-20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो सके सारी चीजें डालूंगा, ठीक है। और बाकी आप जो भी बुक आपके पास हो, जो भी बुक आपके पास हो, उससे आप पढ़ाई करो अच्छे से। उस अपने माता पिता से भी क्वेश्चन करो, पूछो, ठीक है। जो आपके भैया हैं, जो आगे पड़ोसी हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछो, ठीक है। और ऐसे पढ़ाई करो, जो भी बुक आपके पास है सबसे पढ़ाई करो। और ये पीडीएफ आपको, ये पीपीटी आपको ऐप पे मिल जाएगी, नीब ऐप पे मिल जाएगी आपको पीपीटी, ठीक है। फ्री में प्रोवाइड हो सकती है, यूट्यूब पे भी वीडियो डलेगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत बच्चों। थैंक यू।